यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सैटरडे वाला मिनी टेस्ट सब लोगों ने दिया था। हम्म। नहीं दिया ना? दिया था सबने। चलो तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब ठीक है। हाँ। हाँ, कुछ चीजें प्रिंटिंग इसमें सही से नहीं आई है, ठीक है, देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन देख बिना देखे सॉल्व करो, है ना? हम्म। करो फर्स्ट। हम्म। अरे सॉल्व करो। उसमें तो दिखेगा ही। हम्म। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट? इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है? एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो बिल्कुल होता है, एक्स इक्वल टू वन पर होता है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब यही एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो भी थ्री और माइनस थ्री पे हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की। दो कोई ना कोई सी वैल्यूज आ ही जाएंगी। ठीक है, रूट्स आ ही जाएंगे। रूट्स कब नहीं आते? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता तो फिर हम बोलते कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में फिर ये एम्प्टी सेट हो जाता। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। बी जो है एम्प्टी सेट है, कोई भी उसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको देखो। क्या होगा इसका? अरे फायदा तो होगा। कैसे करोगे ये बताओ? एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, मतलब कौन सा वाला ग्राफ हो गया ये? पैराबोलिक कर्व हो गया। ठीक है। वैसे पैराबोला यहां पर बनाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो गया किस पे? माइनस फोर और प्लस फोर पर। ठीक है, तो माइनस फोर और प्लस फोर, और फिर यहां पर टू एक्स इक्वल्स टू सिक्स, मतलब एक्स इक्वल्स टू थ्री। तो इसमें बोला, इसमें अगर देखें तो कोई सी भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जो दोनों चीज को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि एंड में लिखा हुआ है। ठीक है। इसलिए ऐसा कोई भी सेट नहीं बनेगा, एम्प्टी सेट हो बनेगा। ठीक है। ऐसी एक्स की कोई भी वैल्यू लाई नहीं करेगी जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 भी हो जाए और एक्स इक्वल टू थ्री भी हो जाए। माइक आवाज नहीं आ रही? ले आओ। ये है, इसमें रखा है। नेक्स्ट ये वाला करो। आवाज आ रही है? माइक से आ रही है? नहीं, बैटरी तो मैंने पिछले अभी बदली थी, पिछली क्लास में ही बदली थी।
ये सब मॉड वॉड कुछ नहीं है, सब ऐसी टाइपिंग के प्रॉब्लम है वो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, अ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, एक सेट है जिसके एन एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 raised to the power n। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला एज देख ही चुके थे, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। हो गया। हम्म। प्रॉपर सबसेट्स, आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, 2 की पावर 3 - 1, 7 आंसर हो जाएगा, है ना। कंप्लीट सेट को बस छोड़ देंगे तो 2 raised to the power n - 1 होता है, तो 2 raised to the power 3 - 1 मतलब 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, वो पुरानी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 5 को काउंट नहीं करते। हम्म। एक सेट ए गिवन है और बी गिवन है, सी गिवन है। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन आएगा, 4 आएगा, और उसका यूनियन किसके साथ, ए के साथ, तो 1 2 3 और 4। ठीक है। हम्म। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और उसका यूनियन ए के साथ, तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो गया, और उसका यूनियन किसके साथ, ए के साथ, मतलब पूरा ए आंसर हो जाएगा, कंप्लीट ए। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, मतलब ए ओनली, मतलब क्या हो गया, ए ओनली। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट वाले को छोड़ दो तो बचा हुआ हिस्सा, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, तो फिर कौन सा वाला पार्ट बचेगा, सिर्फ ए ओनली। ए ओनली को हम क्या बोल सकते हैं, कई सारी चीजें बोल सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ए बी फाइव तीनों गलत है। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब बी को छोड़ दो, बचे हुए का ए के इंटरसेक्शन। बी ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट वाला, डी ये वाला, ये लास्ट ऑप्शन दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए ओनली, ए का वो वाला हिस्सा जो बी में नहीं है। ऐसा भी बोल सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब माइनस कर दिया उसमें से, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। इसमें जो प्रूफ दिया है वो वैसा दिया है, हम लोग ने क्या किया है, वेन डायग्राम से किया है। ये वाला करो। इसमें क्या, अच्छा ये इसमें बी सेट के बारे में दिया ही नहीं है। इसमें इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बी सेट के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की थी शायद से, y = करके कुछ था। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सेट नहीं बनेगा जो y = 1/x भी हो और y = -x भी हो, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पर वो बी के बारे में इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन में कुछ देख लेते हैं। देखो, y = 1/x, y = -x, तो ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। तो ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं है जिसमें कि -x और 1/x क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर -x और 1/x इक्वल हो गया, इसका मतलब x² क्या हो जाएगा, -1, और x² कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर है, इवन फंक्शन है,
कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करो। बनाया। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, मतलब पूरी एक्स एक्सेस हो जाएगी। और हमें ए यूनियन भी दिया हुआ है, रियल नंबर माइनस अ सेट डी। तो क्या माइनस करना है, मतलब कौन सा जो पार्ट है वो इंटर यूज के यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ना समझो, देखो क्या लिखा हुआ है। ए के अंदर के एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर के एलिमेंट्स हैं एक्स, और एक्स क्या है, सारे रियल नंबर, लेकिन कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन, मतलब -1 से +1 के बीच में। ठीक है, और फिर यहां पर बी के एलिमेंट्स कैसे हैं, बी के एलिमेंट ऐसे हैं कि मॉड ऑफ एक्स -1 इज ग्रेटर देन 1। तो हमें ये बताना है कि अगर ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी निकाला तो वो रियल नंबर में से कुछ सेट को एक्सेप्ट कर दिया है ना, ये ऐसा हो गया रियल नंबर एक्सेप्ट डी, डी कोई एक सेट है। तो हमें बताना है कि डी की वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन सा वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, उसके इंटरसेक्शन में से रियल नंबर में से कौन सा वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ड्रॉ करके अगर हम देखें तो ये हमारी रियल लाइन हो गई। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे करते करते अब अगर हम देखें तो यहां पर ये बोल रहा है कौन सा, ए वाला सेट, ए वाला सेट बोल रहा है -1 से +1 एक्सेप्ट -1 to 1। ये कौन सा सेट हो गया, ये सेट हो गया हमारे पास ए। उसके बाद अगर मैं दूसरा बी सेट देखूं तो बी सेट क्या बोल रहा है, बी सेट बोल रहा है कि x-1, x-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए मॉड में। तो ये कब होगा, 0 से 2 के बीच में, क्योंकि अगर मैं 0 रखूंगा तो भी ये 1 देगा। ठीक है, अगर 1 रखूंगा तो 0 देगा, 2 रखूंगा तो भी 1 देगा, लेकिन 3 रखूंगा तो ये, हाँ 3 के लिए भी ठीक है, 3 -1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 सबके लिए वैलिड है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर की तरफ अगर मैं देखूं तो 1, 1 के लिए ये 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 इन सब के लिए क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -3, नहीं सबके लिए ट्रू रहेगा, सिर्फ 0 से, अरे पहले बी सेट तो बनाओ, दोनों को पहले अलग अलग देखो, पहले बी सेट अलग बनाओ। ठीक है ना, तो यहां पर देखो 0 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट पॉइंट की वैल्यू 0 से 1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं क्या, 0.5 अगर रख देंगे तो नहीं कर सकते, तो 0 से 1 की वैल्यू हम यहां पर पुट नहीं कर सकते। ठीक है, 1 रखने पर, 1 रखने पर भी गलत है। ठीक है, 2 रखने पर ठीक है, मतलब 0 से 2 की वैल्यू हम इसमें नहीं रख सकते। 0 से 2 की वैल्यू रख के देखो पहले, 0 से 2 की बीच की वैल्यू कोई हम रख सकते हैं क्या इसमें, नहीं रख सकते। अच्छा, 0 के इस तरफ वाली वैल्यू रख सकते हैं, -1 -1.5, और 2 से बड़ी वैल्यूज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 रख सकते हैं क्या, नहीं 1.5 भी नहीं रख सकते, मतलब ठीक है, मतलब ये इंक्लूडिंग है यहां से लेकर यहां तक, और ये भी इंक्लूडिंग है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा यहां से लेकर यहां तक। ये कौन सा सेट हो गया, ये हमारे पास बी सेट हो गया। ये बात आई कि नहीं है समझ में, 0 से 2 वाला पार्ट जो है वो उसके अंदर नहीं आ सकता बी सेट के अंदर, लेकिन
इंक्लूडिंग 0 and 2, 0 और 2 रख सकते हो, 0 रख सकते हो। देखो 0 रखा तो कितना हो गया 1 = 1, और 2 रखा तो क्या हो गया 1 = 1, मतलब 0 और 2 इंक्लूड कर सकते हो, इसलिए ये डार्क सर्कल बनाया है और यहां पर ये हॉलो बनाया है। अब इनका क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों समझो। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं। अगर इंटरसेक्शन बोला जाता तो इन दोनों लाइनों को एक तरीके से कंबाइन कर दो, तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो फिर तुम क्या बोलते, आंसर हो जाता 1 से 0, लेकिन एक्सक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग 0। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, अभी हमसे पूछा है यूनियन, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर कहां तक आ जाएगा हमारे पास, 0 तक आ जाएगा। यूनियन लेना है ना, अच्छा सॉरी 1 तक आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा, लेकिन 1 को हमें नहीं लेना। और उसके बाद फिर 2 से इंफिनिटी तक पूरा आ जाएगा। तो हमारे पास अगर मैं आंसर बोलूं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू -∞ to 1 ओपन ब्रैकेट में, यूनियन 2 को इंक्लूड करना है 2 से इंफिनिटी। क्या चीज, A यूनियन B, ठीक है ना। चलो तो अब इसमें अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको रियल लाइन के इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 2, एक्सेप्ट -1 to 2, 1 इसमें इंक्लूड होगा और 2 एक्सक्लूड होगा, क्योंकि इसमें से इसको हटाना है ना, जो इसको हटाना है वो इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 को इसमें से हटाना है तो 1 इसमें इंक्लूड होगा, 2 को इंक्लूड करना है तो वो 2 इसके अंदर नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सेट डी, ये हमारे पास क्या हो गया सेट डी। तो +1 से 2, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2। आई बात समझ में। अभी फिर से एक बार बता दूंगा, नहीं समझ में आया तो। ए और बी सेट पहले बनाओ और उनका इंटरसेक्शन देखना, यूनियन देखना है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, देखो यहां पर हमने क्या देखा कि जो हमारा सेट ए है वो -1 से +1 के बीच में लाया कर रहा है। तो पहले हमने सेट ए बना दिया -1 से +1, एक्सक्लूडिंग -1 एंड +1, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है, लेस देन है ना, यहां पर इक्वल नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग के लिए मैंने यहां पर हॉलो सर्कल बनाया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहां पर सेट बी को, तो यहां पर mod ऑफ x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, 0 से 2 नहीं होना चाहिए, 0 से 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब एक्सेप्ट कर सकता है। और इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 2। तो ये हमारे पास सेट बी आ गया कि -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये हमारे पास क्या आ गया सेट बी। अब हमसे इंटरसेक्शन पूछा है या यूनियन पूछा है, अगर इंटरसेक्शन पूछा है तो एक तरीके से इन दोनों सेट को मर्ज कर दो, तो ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन ओवरलैप कहां कहां होगी, -1 से 0 में। तो ये इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया, मतलब ये वो वैल्यूज हैं जो सेट बी में भी बिलोंग करेगी और सेट ए में भी बिलोंग करेंगी। तो अगर हम बोलेंगे तो एक्सक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग 0, अगर हमसे क्या पूछा जाता तो इंटरसेक्शन, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है यूनियन। तो यूनियन के केस में वो वैल्यूज भी लेंगे जो बी में है, वो वैल्यूज भी लेंगे जो ए में है, और फिर बी वाली वैल्यूज। ठीक है, तो हम अगर बी को देखें तो -∞ से स्टार्ट हो रहा है 0 तक, तो ये वैल्यूज तो लेंगे, लेकिन 0 से 1 वाली वैल्यूज भी लेंगे क्योंकि वो ए में आ रही है, लेकिन 1 को नहीं लेंगे। तो -∞ से 1 को नहीं लेंगे। यूनियन फिर कहां से स्टार्ट होंगे, 2 से इंफिनिटी तक इंक्लूडिंग 2, तो इंक्लूडिंग 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा भी लिख सकते हैं कि सारी वैल्यूज ले ली -∞ टू इंफिनिटी, लेकिन उसमें से क्या हटा दिया 1 से 2। अब ये ध्यान रखना है कि यहां पर इंक्लूड नहीं करना है, तो यहां पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहां पर इसको इंक्लूड करना है तो यहां पर इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आई बात समझ में। और फिर ये सेट क्या है, ये सेट हमारा डी की तरह वर्क करेगा।
तो हमारा सेट डी कौन सा हो गया? 1 इंक्लूड एक्सक्लूडिंग 2, 1 से 2। ठीक है, अब क्लियर है? चलो नेक्स्ट, कर लिया नोट? ठीक है, इसमें तो थ्योरेटिकल में दिया है, यहां पर भी से भी समझ सकते हो। ठीक है, x माइनस वन जो है वो -1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा, 2 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन हटा दिया। ठीक है, नंबर लाइन से लेकिन ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आती है। ये तो छोटा सा सवाल था, जब बहुत सारे सेट्स होते हैं ना तो नंबर लाइन से जो जिस तरीके से उन्होंने बताया बहुत इजीली समझ में आ जाता है। नेक्स्ट ये वाला करो। दोनों को ग्राफ बना दो बस, है ना? एक फंक्शन हो गया कौन सा तुम्हारा, y इज इक्वल टू ई की पावर x, और दूसरा फंक्शन कौन सा हो गया, y इक्वल टू x, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो y इक्वल टू ई की पावर x ऐसा फंक्शन है ना, जीरो पे जीरो पे वन देगा ना। हाँ, जीरो पे क्या देगा ये, वन देगा। ठीक है, और फिर y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स तुम्हारा ये वाला फंक्शन हो गया, y इक्वल टू एक्स, दोनों का कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस सबसेट पूछा है। ठीक है, तो सबसेट भी वही रहेगा, नहीं ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पर कौन सा वाला सबसेट तो कोई सा है ही नहीं। ठीक है, अरे लेकिन यहां पर ये दोनों फंक्शन थोड़ा ना एक दूसरे के सेट बनेंगे, यहां पर जो ई है वो कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है। यहां पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, अगर उसका एक्स जो पॉइंट एक्स अगर इंटीजर में रहेगा तो वो इंटीजर नहीं रहेगा, दोनों वैल्यूज सेम नहीं होगी ना, एक्स और वाई। और यहां पर क्या होगा, एक्स और वाई हमेशा सेम रहेगा, तो यहां पर जो सेट बनेगा और यहां पर जो सेट बनेगा वो अलग अलग रहेंगे, तो एक दूसरे का सबसेट होगा ही नहीं, कोई किसी का भी सबसेट नहीं होगा। पॉइंट्स की वैल्यू कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर मुझे इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई के अंदर वो वैल्यूज आएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इस एक्स और वाई के अंदर वो वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसको पहले देखो, यहां पर क्या बोला है, एक्स इक्वल टू वाई, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहां पर कभी ऐसा होगा क्या कि एक्स और वाई दोनों सेम आ जाए, तो फिर ग्राफ से ही समझ में आ रहा है वैसे भी कि कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है और ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ वगैरह पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़ा है तो अभी आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब देखेंगे। ठीक है, तो ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स मतलब 1 पे 1, 2 पे 2। ठीक है ना, इस तरह से सारी वैल्यूज बनेगी। और ये ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ई की वैल्यू समझ लो कि 2.7 अराउंड होती है ना, उसकी पावर एक्स, कभी भी नहीं ग्राफ बने तो हमें पता है कि ये वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, और ठीक जीरो पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। 2.7 रेज टू द पावर 0 1, और उसके बाद फिर वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और उसके पहले वैल्यूज कम होती जाएंगी, 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज आती है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं, सॉरी, नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू कोई भी रख देंगे माइनस की तरफ से तो वैल्यूज छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये 1/2.7 की पावर एक्स में फंक्शन चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसमें यहां पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर कुछ यूनियन होगा या फिर इंटरसेक्शन होगा, है ना? यहां पर यूनियन या फिर इंटरसेक्शन में से कुछ होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, या फिर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। हाँ, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है ना वो तो। ठीक है, ये लिखा भी गलत है, डिमॉर्गन्स लॉ नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ये वाला बोलो। if if the set A has P elements and B has Q elements, then the number of set in A cross B, A के अंदर P एलिमेंट है, B के अंदर Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, P Q, P इंटू Q। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, P इंटू Q।
हम्म x इक्वल टू 1/y। x कैसा फंक्शन है, मतलब कि ये जो सेट है q है ना, ये एक सेट है q जिसके अंदर कैसे एलिमेंट है कि x इक्वल टू 1/y आ जाए और y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये कब ऐसा होगा कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर देखें, जीरो रखने पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो वैसे भी रख भी नहीं सकते, नेचुरल नंबर है। वन रखने पर वन इक्वल टू वन हो जाएगा, बाकी टू रखने पर 1/2 होगा। एक्स को भी यहां पर नेचुरल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए था, तो यहां पर टू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बिलोंग करेगा, 1/2 हो जाएगा, वो 2/3 से भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी, वो तो सिंपल दिख ही रहा है, वन इक्वल टू वन पे ही लाया करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, 1/y नॉट इक्वल टू 0, 1/y नॉट इक्वल टू 2, 1/y 2 इक्वल टू 3 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वन वन ही सिर्फ एक बिलोंग करेगा, वन ही सिर्फ एक बिलोंग करेगा। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, y जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, x को भी नेचुरल नंबर होना चाहिए था वैसे तो y अगर नेचुरल नंबर है, चलो x के बारे में कुछ भी नहीं बोला, चलो y नेचुरल नंबर है, तो y अगर नेचुरल नंबर है तो 1/y क्या हो जाएगा, 1/y कब नेचुरल नंबर आएगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, बाकी किसी पर भी नहीं होगा। ये भी वही टाइपिंग मिस्टेक वाला है ना। इसमें क्या होगा देख लेते हैं सॉल्यूशन में, यूनियन है या इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है, बनाओ इसको, ये इंटरसेक्शन है, बनाओ। है ना, ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास बी आ गया, बी में से ए को माइनस कर दिया तो बी ओनली वाला पार्ट आ गया, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फाइव, बी माइनस ए में बी ओनली वाला पार्ट आएगा और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ नल, कुछ भी नहीं आएगा। ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में ही, है ना, बताया था। इसमें क्या करते हैं, सीधे एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 7 का एलसीएम सीधे हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा इसका, 35। है ना, एक बताया था तुम लोग को, एन ए इंटरसेक्शन एन बी इज इक्वल टू एन डी होगा कब, जब एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5 दिया हुआ है और 7 दिया, 5 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल, दोनों का इंटरसेक्शन 35 का मल्टीपल। ठीक है, ये भी सिंपल है, फॉर्मूला से कर लो चाहे वेन डायग्राम से कर लो। कितना आ रहा है, इससे नहीं, मतलब सॉल्व करो। सम कितना होता है, वन होना चाहिए, हाँ, फॉर्मूला सीधे लगा के हो जाएगा, है ना। ए यूनियन बी 0.25 इज इक्वल टू 0.16 प्लस 0.14 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हम्म, सब सब हो सकता है, यहां पर परसेंटेज के टर्म में आंसर दिया है। एन कार्डिनलिटी को शो करता है, यहाँ पर एक्चुअल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर ये परसेंटेज शो करना चाहिए इसको, है ना, 16% और वो उस टाइप का है ये। ठीक है, परसेंटेज के टर्म में है ये। ठीक है, ये तो ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ना, 39 से 63 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास में।
है ना। अब देखो अपन ने कैसे किया और ये सॉल्यूशन में क्या लिखा रहता है। ये करो। हाँ, कर कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, करो। 20 टीचर्स इन द स्कूल। एक स्कूल है, उसके अंदर कितने टीचर्स हैं? 20 टीचर्स हैं। आइदर टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब कि बाहर कोई भी नहीं है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से ही सब है। 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, ठीक है, और 4 टीचर्स बोथ, तो 4 यहां पर आ गया तो 8 यहां पर आ गया। देन द नंबर ऑफ टीचर्स फिजिक्स ओनली, तो फिर यहां पर भी कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा, फिजिक्स ओनली, 8 आंसर होगा। ठीक है। ये 12 इन्होंने कहां से निकाल दिया? कुछ हमने गलत किया है क्या? अच्छा, इन्होंने पूरा फिजिक्स निकाल दिया है, ओनली फिजिक्स नहीं निकाला। करो ये वाला। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलीट टीम इन अ स्कूल, 21 आर इन क्रिकेट टीम। 21 जो है वो किस में है? क्रिकेट टीम में है। 26 जो है वो किस में है? हॉकी में है। एंड 29 जो है वो किस में है? फुटबॉल टीम में है। ठीक है। अमंग देम 14 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। अब देखो लिखने का तरीका, 14 है ना, तो यहां पर 14 लिखो या फिर एरो करते हुए लिख दो, एरो करके लिख दिया 14, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो कितने का है? 14 का है ना। क्रिकेट एंड हॉकी वाले कितने हैं? 14 है। 15 कितने हैं? हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल वाले कितने हैं? 15 है। और 12 है फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले कितने हैं? 12 है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है? 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, 8 जो है वो तीनों गेम प्ले कर रहे हैं, तो इसमें से 12 में से 8 गए, 4 बचे, 15 में से 8 गए, 7 बचे, 14 में से 8 गया, 6 बचा। और फिर ये हो जाएगा 10, 18, 18 21 में से चला गया 3, और फिर 15 6 21, तो इधर पे आ जाएगा 5, और ये 15 4 19 10। ठीक है, सम करके देख लेना कितना हो रहा है। ठीक है, 43। अब इससे तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, ओनली हॉकी, ओनली फुटबॉल, ओनली क्रिकेट, क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए सीधे बता सकते हो, है ना। वेन डायग्राम से एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लिखने का तरीका ये जो मैं बता रहा हूं बस उसको ध्यान में रखना। ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूले से करने में टाइम लग जाता है, क्लियरिटी भी नहीं आती है। कुछ क्वेश्चंस लेकिन जो मैंने बताया वैरायटी कुछ होती है जिनको फॉर्मूले से ही करना चाहिए। करो याला।
In a class of 100 students, in a class of 100 students, 55 passed in mathematics. मैथमेटिक्स में कितने लोग पास हो गए? 55. 67 passed in physics. Then the number of students who passed in physics only. ठीक है, तो दोनों का पहले प्लस कर लो और फिर उसको माइनस कर दो 100 में से, पता चल जाएगा इंटरसेक्शन वाले कितने हैं. कितना आ रहा है? 22. हमें क्या पूछा गया है? फिजिक्स ओनली. तो 67 में से 22 हटा दो, तो 2 हटा दिया, 65. 45. ठीक है, क्लियर है? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? 21. करो. इन अ क्लास ऑफ 30 पीपल 12 टेक्स नीडल वर्क. ठीक है, एक क्लास है जिसमें कितने लोग हैं? 30 लोग हैं. 12 टेक्स नीडल वर्क, 16 takes physics work and 18 takes history work. If all 30 takes at least one of the subjects, मतलब बाहर कोई भी नहीं है. No one takes all the three, मतलब यहां पर क्या हो गया? 0. No one take all the three. Then the number of peoples taking two subjects. Two subjects मतलब x, y, z. तो हमें x plus y plus z है. इसको फॉर्मूले से कर दो, है ना? फॉर्मूले से कर दो इसको. तो 30 इक्वल्स टू 12 प्लस 16 प्लस 18 प्लस x प्लस y प्लस z माइनस 0. सॉरी, हाँ, क्या था ये? 18 ना. माइनस x माइनस y माइनस z प्लस 0. ठीक है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से यही फायदा होता है, हमें पता होता है कि कब हमें क्या अप्लाई करना है. सिक्सटीन आ रहा है? इसमें तो बस वैल्यूज ही सेटिस्फाई करनी है. ए और बी की कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी? वो सारे एलिमेंट्स का सेट बनाओ. बनाओ, सारे एलिमेंट्स निकालो जल्दी से. कौन कौन से ए और बी के इंटीजर सेट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? हम्म दोनों को कोऑर्डिनेट फॉर्म में निकालना पड़ेगा आंसर. कोऑर्डिनेट फॉर्म में आंसर निकालो और उसके बताओ कि कितने एलिमेंट्स हैं. क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं बोलो? 2a इज इक्वल टू 35 माइनस 3b स्क्वायर. एक एक करके वैल्यू पुट करते जाओ. 0 1 2 3 -1 -2 -3. और बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं. जीरो रखने पे तो नहीं बन पाएगा. अगर मैंने बी की जगह 0 रख दिया तो ए की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी. हमें वही वैल्यूज लेनी है जिसपे वो इंटीजर दे रहा हो. 1 रखा तो कितना हो जाएगा?
32/2 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक है, तो यहां पर 4, 1 एक आ जाएगा और -4, 1 भी रहेगा ना, -4, प्लस -1 भी रहेगा और -4, +1 भी हो जाएगा, है ना। एक ही वैल्यू रखने पर दो तीन वैल्यूज तुम्हें जनरेट हो जाएंगी कि कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, नहीं -4, हाँ ठीक है, -4 पे भी हो जाएगा और 4, -1, है ना, 4, -1, उसके बाद फिर अगर क्या 2, -3 पे भी कर रहा है और इसके कॉम्बिनेशंस भी सारे वो तो करेंगे ही, 2 कॉम्बिनेशन तो 2, 3, फिर -2, -3 और फिर -2, 3 और कोई। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या इस वाले में? हाँ सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो अननोन है ना और इक्वेशन एक ही है। बस हमको हिंट दे दी ना, इंटीजर नंबर, ज्यादा बड़ा सेट नहीं बनेगा। इंटीजर नंबर हिंट दे दिए, छोटा ही सेट बनेगा। इसमें पूछा गया है कि एक सेट है जिसमें 2n+1 एलिमेंट्स है, टोटल द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट कंटेनिंग मोर देन एन एलिमेंट। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका कि हम डेरिवेशन नहीं निकाल सकते। वैसे तो ये बाइनोमियल थ्योरम से डिराइव हुआ है इसका आंसर। अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो नहीं कर सकते। एन की वैल्यूज खुद से कुछ ले लो और उससे डिराइव कर लो और ऑप्शन रिजेक्ट कर लो तो भी हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो कि एन की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो 2 है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 एलिमेंट्स, अ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट, तो हमने एक सेट बना दिया 5 एलिमेंट का, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो। देख लो कि कितने सेट बन रहा है। हाँ मोर देन 2 एलिमेंट्स, हाँ मोर देन 2 एलिमेंट्स, देख लो कितने सबसेट बन रहा है और एन की वैल्यू ऑप्शन में पुट करो और सेटिस्फाई कर लो। करो अब यार, एन की वैल्यू 1 ले लो, एन की वैल्यू 2 ले लो, 1 ले लो भली, तीन ही सेट, तीन ही एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा, है ना। हम्म, हाँ ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करें तो फिर एन की वैल्यू कोई दूसरी ले लो, इसलिए 2 ली, क्योंकि हो सकता है कि 1 पे दो एक से ज्यादा सेटिस्फाई कर जाए। पहले ऑप्शन में रख दिया करो वैल्यू, पहले उसमें मत पुट किया करो, पहले ऑप्शन में रख दिया करो। जैसे कि एन की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 1 रखी तो कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर भी 4 हो गया, मतलब दो वैल्यूज सेम दे रही है। ठीक है ना, फिर इसलिए क्या रखो? एन की जगह पे 2 रखो। क्या? अरे अभी मैंने 1 रखा पहले, अरे मैंने एन की जगह 1 रखा, एन की जगह 1 रखा तो ये वैल्यू हो गई 1, एन की जगह 1 रख रहा हूं मैं। यहाँ पर एन की जगह 1 रखा तो ये 2 हो गया, एन की जगह 1 रखा तो ये 4 हो गया, एन की जगह 1 रखा तो ये 4 हो गया, तो दो ऑप्शन क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसलिए एन की वैल्यू 1 मत लो, पहले ऑप्शन में रखो। एन की वैल्यू क्या रख दो? एन की वैल्यू 2 रख दो, तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 16। अब हमारे पास एन की, अब आप सारे ऑप्शन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब देखो कि क्या आंसर आ रहा है। अगर 2 सेट्स बन रहे तो ये 4 बन रहे, तो ये 8 बन रहे, तो 8 से ज्यादा मतलब यही आंसर होगा। आई बात समझ में? बना दो सब सेट, और अगर 1 2 से ज्यादा बोला है तो 2 तक वाले बना दो, कितने आएंगे उसमें से माइनस हो जाएंगे 2 की पावर 5 में से, है ना। ठीक है, निकाल लोगे ना? सबसेट्स बनाओ इसके, इसके अगर सबसेट्स बनाऊंगा तो अगर देखो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, उसके बाद 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4, 5, ठीक है, उसके बाद फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। मैं सारे नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ 2 तक वाले बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या बोला है? मोर देन 2, तो उसको 2 की पावर 5 में से माइनस कर देंगे, जो छोटा सेट हो वो हम ले लेते हैं। समझने के लिए समझा रहा हूं। 3, 4, 2 के साथ
3 2 के साथ, 4 2 के साथ, 5 फिर 3 के साथ, 4 3 के साथ, 5 और फिर 4 के साथ 5। कितने एलिमेंट्स हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। और टोटल कितने सेट बनने वाले थे? 32, 2 की पावर 5। 32 में से 16 चले गए, मतलब बचेंगे कितने? 16 सेट। चाहे तुम दो वाले बनाते तब भी इतने ही अंतर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया? डी। वो अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, बाइनोमियल नहीं पढ़ा, हमें तो जितना आता है हम तो उससे सवाल करेंगे, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर तुमने नहीं पढ़ा, पीएनसी नहीं पढ़ा, बाइनोमियल नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी ये इसका प्रूफ है उसका। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है ना। और सॉल्यूशन में भी इट इज ऑब्वियस है। हम्म। 4 का मल्टीपल एक सेट है, 6 का मल्टीपल दूसरा सेट है। तो क्या पूछा गया है? इंटरसेक्शन, यूनियन, सबसेट। ए सबसेट बी पूछा गया है। ठीक है, तो ए सबसेट बी सॉल्यूशन ही देख लो अब क्या। ए सबसेट बी क्या हो जाएगा? 12 का मल्टीपल। ठीक है, चलो तो ये खत्म अपना। अब अपना रिलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? लिखो एक एग्जांपल। इफ आर इज अ रिलेशन, if R is a relation from set A to 4 5 and to the set B, to set B 1 3 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ एलिमेंट्स। 1 2 3 4 6 8, ठीक है। डिफाइंड बाय x related to y, both side implication, x divides y। हम्म। सेट भी बनाना है ऑर्डर्ड पेयर, और इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है।
बोलो। x डिवाइड्स y मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें कि y को कौन डिवाइड कर जाएगा, x डिवाइड कर जाएगा। और एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, पहला वाला जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, a में, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, b में। तो अब देखो, रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स होंगे x, x रिलेटेड टू y, मतलब मैंने तुमको बताया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x कॉमा y, और x कॉमा y में x डिवाइड करने वाला होना चाहिए और y डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, अगर मैं पहले 2 को ले लूं तो 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, और 2 8 को डिवाइड कर सकता है। हाँ, 2 कॉमा 2 भी होगा। उसके बाद अगर मैं 4 को लूं तो 4 4 को डिवाइड कर जाएगा और 4 8 को डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद 5 ले तो 5 के साथ कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और फिर इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन कौन कौन से हो जाएगा, 2 और 4, और रेंज में क्या क्या आ जाएगा, 4 2 4 6 8, 2 4 6 8। जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है। क्लियर है। ठीक है, इनवर्स का मैंने बता दिया था, इनवर्स की डेफिनेशन लिख लो। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, कोडोमेन में ये पूरा रहेगा, है ना। कोडोमेन में ये बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो कोडोमेन के पार्ट होंगे, 1 2 3 4 6 8। लेट ए एंड बी टू सेट्स। हम्म कहां पर, नहीं नहीं, एट ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है ना A to B। A to B मतलब पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का, A to B, B to A नहीं ले सकते। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन, let A and B are two sets and R be a relation from A to B. A and B are two sets and R be a relation from A to B. Then the inverse of R denoted by R inverse, then the inverse of R denoted by R inverse is a relation from B to A, is a relation from B to A। ठीक है, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है हमें A to B में, तो इसका जो R इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, B to A। इसका मतलब कि R इनवर्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, B कॉमा A, B कॉमा है कब, जब A कॉमा B बिलोंग कर रहा होगा R में। अगर A कॉमा B R में है तो R इनवर्स में क्या हो जाएगा, B कॉमा A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी भी कुछ लोगों को डाउट है, क्या क्या डाउट है, प्रीवियस क्वेश्चन पे मैं फिर से जा रहा हूं। 1 तो सब में आ सकता है, 3 सब में आ सकता है, हमें नहीं लेना, हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ ए के ही ले सकते हैं, बी के नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी बोला गया मतलब पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ठीक है, और यहां पर क्या बोला गया है, एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को, एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को, तो 1 ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 यहां पर इसके अंदर, ए के अंदर है ही नहीं। 3 नहीं ले सकते, 3 इसके अंदर है ही नहीं, जो नहीं है उसको नहीं ले सकते। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में सोचना है जो इस क्लास में बैठे।
उसके बाद की भाड़ में जाए। ठीक है ना, लिख लिया ये। अब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, जो इसकी डोमेन होगी वो उसकी रेंज हो जाएगी, जो इसकी रेंज होगी वो उसकी डोमेन हो जाएगी। क्या हो गया, पीछे वालों जो बैठते हैं ना उनके पास जोक आ जाते हैं पता नहीं कहां से। आगे बैठा करो, जोक नहीं आएगा तुम लोग के पास। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो। एक छोटा सा एग्जांपल तो मैं इसी में ही बता दे रहा हूं कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है 1 ए, 2 बी, 4 सी, तो इसका आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका आर इनवर्स हो जाएगा A, 1, B, 2, C, 4। ठीक है, 2 करता है क्या डिवाइड 3 को, नहीं करता है ना। हम सिर्फ परफेक्टली डिविजिबल की बात करते हैं जिसमें रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। एग्जांपल लिखो। लेट ए बी द सेट, let A be the set of first 10 natural numbers A be the set of first 10 natural numbers। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है ए, इसका मतलब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो लेट सेट ए बी अ set of first 10 natural numbers and R be a relation on A and R be a relation on A defined by x comma y belongs to capital R, x comma y belongs to capital R, both side implication 2x plus y is equals to 10। ठीक है, जिसको कि x प्लस टू वाई, x प्लस टू, खैर वो भी ले लेते तो आ जाता, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10। इसको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता था तो तुम्हें कि r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10, x कॉमा a बिलोंग्स टू a, x कॉमा y बिलोंग्स टू a। निकालो, क्या क्या निकालना है हमें, आर निकालना है, आर इनवर्स निकालना है, डोमेन ऑफ आर एंड आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर एंड आर इनवर्स।
क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 10, और देखते जाओ कि y की वैल्यू 1 से 10 के बीच में कब कब आ रही है, या फिर y पुट करो और देखो x की वैल्यू कब कब 1 से 10 के बीच में आ रही है। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 - 2y। तो हमें r निकालना है। पहले y की वैल्यू पुट करते जाओ, तो y की वैल्यू अगर 1 रखी तो x की वैल्यू 8 आ गई। फिर y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 6 आ गई। फिर y की वैल्यू 3 रखी तो 4 आ गया। फिर y की वैल्यू 4 रखी तो 2 आ गया। और फिर y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा कोई एलिमेंट, इसके अलावा कोई एलिमेंट बन रहा है क्या? नहीं। तो इस तरह से हमने इसके एलिमेंट्स बना दिए गिवन कंडीशन को देखकर, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि x और y किस में बिलोंग कर रहा है, a में। तो हमें y और x वही सिलेक्ट करने हैं जो 1 से 10 के बीच में आ रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद डोमेन बहुत सिंपल, डोमेन इसकी कितनी हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 2 4 6 8, 2 4 6 8, और फिर 3 भी आ जाएगा ना, नहीं नहीं, और फिर रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा 1 2 3 4। ये कौन से वाले का है, आर का हो गया। अगर मैं आर इनवर्स के लिए पूछूंगा तो आर इनवर्स के लिए रेंज जो है, रेंज ऑफ आर इनवर्स, वो हो जाएगी कौन सी, 2 4 6 8। और डोमेन क्या हो जाएगी आर इनवर्स की, डोमेन हो जाएगी आर इनवर्स की 1 2 3 4। जो उसकी डोमेन है, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी। और अगर आर इनवर्स निकालने के लिए बोलूंगा तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 8 2 6 4 3 4 और फिर 4 2। ठीक है, कहाँ कौन दोनों डोमेन हो गए, एक्स और वाई क्यों इनपुट हो गए दोनों? अब अलग अलग हो गए। और ए इक्वल टू क्या होता है, बी। फिर कान इधर से पकड़ो, इधर से, बात वही है। आ गया। चलो एक और एग्जांपल लिखो। इफ आर इज अ रिलेशन, इसको ऐसा नहीं है कि यहां पर एक्स इक्वल टू 10 - 2y लिख सकते हैं, इसको 2y इक्वल टू 10 - x भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें तो बस x और y की वैल्यूज निकालनी है। हमें यहां पर क्या बोला गया था कि a के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें ऐसे पेयर्स निकालने हैं, ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो और x किस में बिलोंग कर रहा हो, a में बिलोंग कर रहा हो। तो हमने देखा कि अगर हमें लेना है तो ये एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, 8 1 6 2, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि x + 2y इक्वल टू 10 हो। उसके अकॉर्डिंग फिर डोमेन और रेंज निकाल दी। ठीक है, आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम a, लेस देन फ्रॉम a is equals to 1 2 3 4 5 is equals to 1 2 3 4 5 to b, a to b
b is equals to 145. Find r and r inverse. Find r and r inverse. ए के ऐसे एलिमेंट लेने हो जो बी से छोटे हो, लेस देन। ठीक है, तो पहली बात तो लेस देन का सिंबल बनेगा। ठीक है, पहली बात तो लेस देन का सिंबल बनेगा, और ए टू बी है, मतलब कि ए के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए बी से, लेस देन ए टू बी। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स वन से छोटे होने चाहिए बी से। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अगर मैंने ए का वन सिलेक्ट किया तो बी का वन नहीं आ सकता, लेस देन में काउंट नहीं होगा वो। तो वन हो फोर हो सकता है, फिर वन के साथ फाइव हो सकता है। अगर मैंने ए का टू सिलेक्ट किया तो बी का कौन सा आएगा, फोर आ सकता है और फाइव आ सकता है। फिर अगर मैंने ए का थ्री सिलेक्ट किया तो फोर आ सकता है और फाइव आ सकता है। अगर ए का मैंने फोर सिलेक्ट किया तो बी का सिर्फ फाइव आएगा, और अगर ए का मैंने फाइव सिलेक्ट करूंगा तो बी का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और आर इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा, 4,1, 5,1, 4,2, 5,2, 4,3, 5,3 एंड 5,4। क्लियर हुआ? ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस पढ़ना आना चाहिए कि उस पर लिखा क्या है। ठीक है, और एक्स और वाई कभी भी इंटरचेंज नहीं करना है। इंटरचेंज हमें तब करना है जब हम आर इनवर्स निकाल रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन और रेंज चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, डोमेन और रेंज चेंज हो रहे हैं, और किस तरह से हो रहे हैं? जो इसके डोमेन थे वो इसके, जो इसके डोमेन में थे वो इसके रेंज में चले गए, जो इसके रेंज में थे वो इसके डोमेन में चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, हमने इनवर्स निकाला है उसका। इसको क्या बोला जाता है? इनवर्स निकाला है उसका हमने। ठीक है ना, नेक्स्ट। A relation R is defined on set of Z integers. A relation R is defined. A relation R is defined on the set Z of integers as x comma y belongs to R. इसका मतलब क्या, x comma y belongs to R? रियल नंबर नहीं है, ये है रिलेशन। ये सेट का नाम है जिसको कि हम आर से डिनोट कर रहे हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, एक्स कॉमा वाई के। है ना, मुझे पता था रियल नंबर ही बोलोगे। जब बोल दिया है सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, मतलब हमें कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, इंटीजर। उसके बाद भी फिर रियल में क्यों पहुंच गए? दिस इंप्लाइज दैट बोथ साइड इम्प्लीकेशन, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, x comma y belongs to R, both side implication x square plus y square equals to 25, सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, फाइंड R एंड R इनवर्स।
ठीक है ना, वैसे तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इसका रेडियस क्या होता है 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0, एक हो जाएगा -5,0, एक हो जाएगा यहां पर, ये तो खैर वही आ जाएंगे। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज कौन कौन से सेटिस्फाई करेगी यहाँ पर? एक हो जाएगा कौन सा तुम्हारा 0,5, एक हो जाएगा तुम्हारा 5,0, फिर एक हो जाएगा -5,0, 0,-5 और 3,4, -3,4, 3,-4 एंड -3,-4। इसके अलावा कोई 4,3 और फिर उसके माइनस के भी कॉम्बिनेशन लिख लो सारे। -4, -3, फिर -4,3, फिर -3,4 तो लिख चुके हैं, और फिर 4,-3 और कुछ, ठीक है। और फिर इसका इन्वर्स भी उसको इंटरचेंज करके हो जाएंगे। बारह, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब जो भी तुम्हें यहां पर कंडीशन लिखी है ना, उसको सेटिस्फाई करते हुए हमें रिलेशन निकालना होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर डोमेन, रेंज और सब सेम ही आएगा, है ना? आर इनवर्स में भी यही सारे एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट लिखो, लेट आर बी अ रिलेशन लेट आर बी अ रिलेशन ऑन कैपिटल एन। कैपिटल एन यहां पर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आर बी अ रिलेशन ऑन एन, कैपिटल एन, डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है? आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट a is equals to b square, a is equals to b square and a comma b belongs to नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है a कॉमा a belongs to r, for all a belongs to नेचुरल नंबर्स। दूसरा दिया हुआ है तुम्हें a comma b belongs to r, this implies that b comma a belongs to r। और थर्ड दिया हुआ है a comma b belongs to r, a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, this implies that a comma c belongs to r। इसमें से कौन सी कंडीशन सही है और कौन सी नहीं है? पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस इसके टफ नहीं होते, बस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि उसकी भाषा क्या लिखी है, वो कहना क्या चाह रहा है। सॉल्व करके बताओ, ऑप्शन में वैल्यू लेकर बताओ। और कभी भी
ये मत सोचो कि सही क्या है, हमें ढूंढना है, हमें कोशिश ये करना है कि इसको गलत साबित करना है। क्या कोशिश करो, हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करो। मैंने हमेशा ये बोला है ना, कई बार, कितनी बार बोला है कि जब भी हमें आंसर चेक करना है कि सही है या गलत है, तो पहले प्रूफ करके देखो कि ये गलत है। अगर गलत प्रूफ करने में असमर्थ हो तब वो सही है। ठीक है ना? हमेशा कोशिश करो कि गलत प्रूफ करने की कोशिश करो। हमें यह कोशिश करनी है कि ए कॉमा ए को गलत साबित करना है, कि ए कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में हर एक वैल्यू के लिए, एन के लिए नहीं करेगा, क्योंकि अब यहां पर बोल दिया है कि दोनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब अगर दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो इसका मतलब 1,1, 2,2, 3,3 ये सारी वैल्यूज किस में बिलोंग करेंगी, आर में। और ये सारी वैल्यूज बिलोंग कर रही है आर में, इसका मतलब क्या है कि ये ए है और ये बी है। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां पर तो ठीक है, लेकिन क्या ए इक्वल टू बी स्क्वायर यहां पर है? 2 इक्वल टू 4 है क्या? नहीं। 3 इक्वल टू 9 है क्या? नहीं। मतलब पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, कि अगर दोनों सेम वैल्यू है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो हमने पहले वाले को गलत साबित कर दिया। दूसरे को भी हम गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। सही नहीं, क्या साबित करने की कोशिश करेंगे? साबित करने की कोशिश करेंगे कि 1,2 अगर कोई सा एलिमेंट ले लेते हैं पहले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इंप्लीकेशन है मतलब कि पहले हमें ऐसे वैल्यूज को लेना है जो इसमें बिलोंग कर रहे हो। तो कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी जो इसमें बिलोंग करेगी? तो जैसे कि 4,2, अरे 4,2 यहां पे 2 रखो 4, और यहां पर 4 रखो 4, है ना? ये बी है और ये क्या है, ए है। तो इसका मतलब कि 2,4 बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या 4,2 बिलोंग करेगा आर में? सॉरी 2,4 बिलोंग करेगा क्या आर में? नहीं करेगा। इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना? और उसी तरह से अगर मैं इसको देखूं कि अगर 4, कोई सा दूसरा नंबर ले लेते हैं जिसके 3 स्क्वायर पे जा सके हम, तो 16,4 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। इस कंडीशन को एंड, पहले ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद उसके बारे में सोचना है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, 4 का स्क्वायर 16 बिलोंग कर रहा है आर में, और 4,2 बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या 16,2 बिलोंग करेगा आर में? 16,2 क्या बिलोंग करेगा आर में? नहीं करेगा। इसका मतलब कि ए बी में बिलोंग, ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। गलत साबित प्रूफ करने की कोशिश। और हमेशा इंप्लाइज का मतलब क्या होता है? इंप्लाइज का मतलब होता है कि पहले ये कंडीशन तो है सही, इसको हमने सही मान लिया, और अगर ये सही है तो क्या ये सही है? ठीक है ना? इसको तो हमने सही मान लिया, अगर ये सही है तो क्या ये सही है? अगर ये पूरा सही है तो क्या ये सही है? तो यहां पर हमने देखा कि बी और बी यहां पर सेम होने चाहिए, तो इस तरह के एलिमेंट्स लेना है जो यहां पर क्या हो, सेम हो। इस तरह के एलिमेंट लेना है जो यहां पर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो फिर ए बी मतलब कि सॉरी ए सी, तो ए सी बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्लियर है? थर्ड वाले को फिर से बता रहा हूं, देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, ये हमें चेक करना है। अब ध्यान से पढ़ो, यहां पे लिखा है ए कॉमा बी और यहां पे लिखा है बी कॉमा सी, मतलब यहां के दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने कोई दो सेट ऐसे लिए जिसका रेंज और डोमेन अगर इक्वल है, तो उसका डोमेन और रेंज के साथ एक नया सेट बन जाएगा और वो भी आर में बिलोंग करेगा। क्या ये बात सही है? तो अगर मैंने ऐसा एलिमेंट ले लिया 16,4 जो कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, और फिर एक और एक ऐसा सेट ले लिया 4,2, क्यों? क्योंकि 4,2 क्यों? क्योंकि यहां पर 4 है ना, तो यहां पर भी हमें 4 ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बी हो। पहले तो ऐसे सेट दो बनाने पड़ेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ये हमने सेट बना दिया। तो अगर मैंने इसका 4 हटा दिया तो क्या बचा, 16 और 2, क्योंकि यहां पर भी बी हटा दिया तो क्या बचा, ए सी, तो यहां पर क्या बचा, 16 2। तो 16 2 का एक नया सेट बन गया, जैसे कि यहां पर ए सी का एक नया सेट बन गया था, यहां पर 16 2 का नया सेट बन गया। क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो 16 नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन भी
फेल हो गई। आई बात समझ में? क्वेश्चन सिंपल होते, मैंने कहा ना, इसके सिर्फ लैंग्वेज और स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए बस। ठीक है, चलो तो अब इसको, जो तुम्हारा 11th क्लास की बुक है ना, उसमें से तो मैंने सारा खत्म करवा दिया है। इसको एक बार पूरी 11th में जितना भी रिलेशन का पार्ट है उसको आज सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ ऐसा पार्ट है जो इसमें नहीं गिवन है, ठीक है, उसको मैं कल की क्लास में लूंगा, है ना। कई टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, वो सारी चीजें भी आती है, तो वो सारी चीजें मैं कल ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर लगेगा तो एक आध डीपीटी से उसको खत्म कर देंगे। चलो 10 मिनट का ब्रेक लेके सेशन में बैठ जाओ। फर्स्ट कंडीशन को इसमें ट्रू मानना है ना, फर्स्ट कंडीशन को ट्रू मानना है और फिर सेकंड के बारे में सोचना है।